Good morning, students. So now I start today's geography class, and as you know, we are learned the chapter of migration. And in the previous class, we start a new topic, stream of migration, and we discuss about the many streams of migration. In that topic, we learn about 4 types of stream: the rural to rural, rural to urban, urban to urban एंड अर्बन टू रूरल, यानी गांव से गांव में, एक ही गांव से दूसरे गांव में, फिर गांव से शहर में, फिर शहर से ही शहर में, और फिर शहर से गांव में। ये 4 प्रकार की धाराएं हैं, ये 4 प्रकार के स्ट्रीम हैं जिसके तहत माइग्रेशन होता है। दैट इज़ आवर प्रीवियस टॉपिक। नाउ वी आर स्टार्ट आवर इन दिस सब टॉपिक। हम इसी टॉपिक में अपना दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम उस पर डिस्कस करेंगे कि कुछ फिगर्स हैं हमारे पास। आप भी देखिएगा फिगर 2.1 बुक में, उसमें डाटा है, वहाँ पे आप उस डाटा को देखिएगा। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है। स्पेशली इन डाटा में आपको दिखाया गया है मेल और फीमेल के माइग्रेशन को, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल एंड अर्बन टू अर्बन। मेरे पास 2001 का ये डाटा है। ये इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों का दिखाया हुआ है। तो इस डाटा में हम देख रहे हैं कि जो हमने इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट की भी बात की, तो सबसे पहले आप इस डाटा में आप देख रहे होंगे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों प्रकार के माइग्रेशन को दिखाया है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फीमेल माइग्रेशन है वो रूरल टू रूरल, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इस रूरल टू रूरल माइग्रेशन में जो फीमेल माइग्रेशन है वो सबसे हाई है, यानी कुछ ही दूरी पे गांव में, एक गांव से दूसरे गांव में ये माइग्रेशन हुआ है 2001 के डाटा के अकॉर्डिंग। और ये माइग्रेशन फीमेल का हुआ है, यानी कि महिलाएं सर्वाधिक एक गांव से दूसरे गांव में मूव हुई हैं। और दूसरा है इकोनॉमिक रीजन से रूरल टू अर्बन मूवमेंट हुए हैं, इंटर स्टेट मूवमेंट। ये भी 2001 के डाटा में हम देख सकते हैं। रूरल टू अर्बन मूवमेंट, इंटर स्टेट मूवमेंट, और वो मेल का मूवमेंट है, मेल माइग्रेशन है। तो इन डाटा के आधार पे आप माइग्रेशन पैटर्न को देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये मूव कर रही हैं। अच्छा, कल हमने मैरिज को भी इस पर डिस्कस किया था। तो ये जो रूरल टू रूरल मूवमेंट है और उसमें फीमेल के सबसे ज़्यादा आपके पार्टिसिपेंट दिखेंगे, तो आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मूवमेंट जो है वो मैरिज से ही कंसर्न कर रहा है, मैरिज को ही रिलेट कर रहा है। यानी कि शादी के बाद एक जगह से दूसरी जगह जो महिलाओं का माइग्रेशन हुआ है, ये उसको शो कर रहा है। ये जो देश के अंदर माइग्रेशन हुए हैं, इसके अलावा भी देश के बाहर से भी लोग माइग्रेट होकर के आए हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर गए हैं माइग्रेट होकर के। तो इसमें आप सबसे पहले हम देखें तो बांग्लादेश, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारे पास कुछ आंकड़े हैं यहाँ पे। 2001 का ही आंकड़ा है, हो सकता है आप लोगों की किताब में कुछ अलग अलग आंकड़े हों। तो जब भी आप किताब में एग्ज़ाम में आप इन फैक्ट्स को लिखेंगे तो आप उस ईयर को ज़रूर मेंशन करेंगे। मैं पहले की क्लास में ही बताता रहा हूँ। तो हमारे पास 2001 के सारे फैक्ट्स हैं, आंकड़े हैं। तो इसमें दिखा रहा है कि भारत में जो बाहर के देशों से इमिग्रेशन हुआ है, अप्रवास हुआ है, यानी लोग आए हैं, तो 50 लाख लोग यहाँ पे 2001 में तक आए हैं। और इसमें जो 96% माइग्रेशन हुआ है वो हमारे पड़ोसी देशों से हुआ है, यानी कि भारत के अगल बगल जो देश बसे हुए हैं। तो 50 लाख जो पूरी आबादी हमारे यहाँ आई है माइग्रेट होकर के बाहर से, उसमें से 96% लोग हमारे पड़ोस के देशों में से आए हैं, और वो बाकायदे काउंटेड हैं, जिसमें बांग्लादेश से 30 लाख, पाकिस्तान से 9 लाख, नेपाल से 5 लाख, तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, और इन जगहों पे से 1.6 लाख शरणार्थी भी आए हैं हमारे यहाँ। यानी शरणार्थी का मतलब आप समझते होंगे
कि वहाँ उस देश को परमानेंटली छोड़ करके हमारे यहाँ शरण लेने के लिए आते हैं, यहाँ नागरिक बनने के लिए आते हैं, तो उनको भी कैंप में रखा जाता है। फिर नागरिकता की प्रक्रिया पूरे करने के बाद ही उनको फिर यहाँ की नागरिकता दी जाकर बसाई जाती है। वो सरकार का अलग काम है, उस पर अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। एक तरीके से इतने लोग यहाँ पे फिर से इन रूप में आए हैं। अच्छा, भारत से उत्प्रवास का जो एक आंकड़ा है उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उत्प्रवास यानी इमिग्रेशन, यानी भारत से जो लोग बाहर गए हैं, तो ये आंकड़े भी हमारे पास एनसीईआरटी के बुक में आपके सामने अवेलेबल होगा। तो करीब हमारे यहाँ से 2 करोड़ लोग 110 देशों में फैले हुए हैं, यानी कि 2 करोड़ आबादी भारत की यहाँ से बाहर गई, इमिग्रेट हुई और 110 देशों में जाकर के वहाँ पे बसी है, काम कर रही है, आर्थिक कारक रहे हैं, मैजनल कारण भी हो सकते हैं। तो सबसे मेन कारण जो होता है वो आर्थिक कारण होता है, और भी कुछ सोशल रीजंस हो सकते हैं। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को हम मिला करके देखें तो करीब 110 देशों में 2 करोड़ लोग जाकर के बसे हुए हैं और भारत से एमिग्रेट हुए हैं, उत्प्रवास के तहत गए हैं। तो ये आंकड़े हमारे पास अभी हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन, यानी कि स्थानिक भिन्नता, प्रवास में जो स्थानिक भिन्नता है उसमें हम बात करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि स्पेशल वेरिएशन कैसा है और किन बेसिस पे होता है, कैसे, कहाँ से क्या होता है। तो अब इसमें देखिए कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा, ये 4 स्टेट हैं जो कि इन माइग्रेशन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि लोग इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा पहुँचते हैं, इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा आकर्षित होकर के जाते हैं। और किस स्टेट से जाते हैं ये आंकड़े भी हमारे पास है, आपके पास इंडेक्स होगा, आप बुक में उस इंडेक्स को देखिएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार यानी यूपी और बिहार से सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेशन होता है। और इन सब में तो सबसे हाईएस्ट माइग्रेट मूव हो रहे हैं, यानी कि लोग मूव कर रहे हैं, वो स्टेट है महाराष्ट्र। करीब 23 लाख माइग्रेंट्स वहाँ पे पहुँचते हैं, प्रवासी वहाँ पे पहुँचते हैं। उसके बाद दिल्ली, फिर गुजरात और हरियाणा। और जो सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेंट्स हैं, यानी कि जो मूव कर जाते हैं अपने रीजन से, यानी कि जहाँ जाते हैं, निकल जाते हैं, जो पॉपुलेशन मूव कर जाती है, तो वो है उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, और उसके बाद बिहार। यहाँ पे आउट माइग्रेंट्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ये एक आंकड़े हैं हमारे पास। अब इसके बाद हम देखेंगे रीज़न ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के कारण क्या हैं। और ये चैप्टर हम लोग अपनी दूसरी बुक में भी पढ़ चुके हैं और इस पर डिस्कस किए हैं, तो आप लोगों के लिए बड़ा इजी रहेगा यह समझना, और कोई खास आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। माइग्रेशन के 2 कारण होते हैं, हम लोग इसके पिछले वाले बुक में भी यह चैप्टर था तो उसमें लोग डिस्कस किए थे, पुश और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर जहाँ पे एक तरीके से लोग निकल जाते हैं, इसमें आकर्षण नहीं होता, लेस अट्रैक्शन। और पुल फैक्टर जहाँ लोग खींचे चले जाते हैं, आकर्षण में चले जाते हैं, अट्रैक्शन की वजह से जाते हैं। जैसे जहाँ पे अगर अच्छी सुविधा मिल रही है, अच्छा हेल्थ मिल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं आपके इकोनॉमिक सर्वाइव के लिए, तो ये पुल फैक्टर की तरफ आएगा, वो हमको खींचेगा, पुल करेगा कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं। और पुश फैक्टर होता है जहाँ पे अगर आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे आपको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही है, अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, इकोनॉमिक चांसेस नहीं मिल रहे हैं आपको, तो इसकी वजह से आप वहाँ से पुश कर जाएंगे, आपको एक तरीके से आपको निकल जाना पड़ेगा सर्वाइव के लिए। तो ये 2 फैक्टर्स होता है, ये 2 रीज़न होते हैं माइग्रेशन के। अब इसके अलावा एक तीसरा फैक्टर भी है जिसे हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, जैसे अर्थक्वेक आना, सुनामी आना, और किसी प्रकार की बाढ़ आ गया, सूखा आ गया। और कुछ लोकल फैक्टर है, अगर कोई लोकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सोशल फैक्टर में आप ले लेंगे कि कहीं पे अगर कोई लोकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कास्ट को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो रही है, रीजनल कोई प्रॉब्लम हो रही है, राइट्स फैल गए हैं वहाँ पे, तो इन वजहों से भी मूवमेंट होता है। ये एक तीसरा फैक्टर है जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है, यानी कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से और सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से, लोकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। नेचुरल डिजास्टर में आपका सुनामी, अर्थक्वेक,
ड्राउट्स, ड्रेन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, फ्लड आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी माइग्रेशन होता है। ये तीसरा एक कारक जुड़ा हुआ है। देखिए, रूरल टू अर्बन मूवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो रीज़न होता है वो है पुल फैक्टर, जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ में जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो बहुत कम होती हैं, क्वालिटीज़ बहुत अच्छी नहीं होती, और अर्बन एरियाज़ की फैसिलिटीज़ और उसकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। तो रूरल टू अर्बन मूव होते हैं वो लोग वहाँ से, यानी गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं, माइग्रेट होते हैं। और एक तरीके से इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो पुल फैक्टर होता है, और इस मूवमेंट को हम पुल फैक्टर ओरिजिनेटेड मूवमेंट कहते हैं। पुल फैक्टर की वजह से यह प्रवास होता है, माइग्रेशन होता है। अब इसके साथ साथ आप फिगर 2.2 को देखिए, और कुछ प्रश्न है उसमें, जिसमें है कि मेल और फीमेल का जो माइग्रेशन है उसके पीछे जो रीजन है, उसके अलग अलग रीज़न है, उस पर आप चर्चा कीजिए। और आप देखिए, अब चर्चा क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आपको डिस्कस खुद हम लोग कर लेते हैं कि जो मेल माइग्रेशन है वहाँ पे आप देखिए तो एम्प्लॉयमेंट के रीज़न से मेल माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही मेल माइग्रेशन होता है, और ये करीब 38% है। दूसरी तरफ देखिए, एम्प्लॉयमेंट की वजह से फीमेल माइग्रेशन सिर्फ 3% है, और उसके बाद जो फीमेल माइग्रेशन है वो मैरिज की वजह से 65% है। यानी कि मेल माइग्रेशन का 38%, उसके पीछे जो रीज़न है वो एम्प्लॉयमेंट है, और सिर्फ 3% माइग्रेशन जो औरतों का होता है, फीमेल का होता है, वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से होता है, सिर्फ 3%। और सबसे बड़ा जो परसेंटेज है 65% जो माइग्रेशन हो रहा है औरतों का, वो शादी के लिए हो रहा है, यानी शादी के बाद वो अपने ससुराल चली जाती हैं ये भी माइग्रेशन में काउंट होता है। ये 65% है। स्पेशली ये रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है, हालांकि मेघालय इसके अलग है, मेघालय में यह बहुत इसके विपरीत परिस्थितियां हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। तो हालांकि अब तक जितना हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें यह तो क्लियर हो ही गया होगा कि ये जो माइग्रेशन होता है, ये जो अवसर हैं उनके अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है। अवसर जो कि हमें सरवाइव के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट है, हम इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ के बिहाफ पे ही सरवाइव करते हैं। अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास ना हो, ये अवसर हमारे पास ना हो, तो हम माइग्रेट हो जाते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हों, अच्छी सुविधाएं हों, बेहतर अवसर हों हमको सरवाइव करने के लिए। तो जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल करके आते हैं इस माइग्रेशन के, ये 5 बिहाफ पे देख सकते हैं उसको, 5 रेफरेंसेस पे देख सकते हैं हम इसको, जिसमें है इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, और एक और है इसमें डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। तो इन 5 बिहाफ पे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहला है इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस बड़ा ही आप समझ सकते हैं इसको, कोई बहुत हार्ड नहीं है इसको समझने के लिए, कि सबसे बड़ा इसमें लाभ जो हमको मिलता है इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस में इस माइग्रेशन का, कि बाहर से जो हमारे पास धन आता है, एक प्रकार से इसे एक शब्द में हम लोग बताए तो रेमिटेंसेस कहते हैं इसको, रेमिटेंसेस। और यह धन एक तरीके से हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाता है। विदेशी मुद्रा का जो भंडार होता है, प्रवासियों द्वारा भेजे गए जो पैसे आते हैं, तो ये पैसे विदेशी मुद्रा को, देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाता है, जिससे देश को लाभ होता है एक तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, क्योंकि जो हमारा देश का जो इकोनॉमिकल एक्सचेंज होता है, बेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो वो फॉरेन मनी से ही होता है। तो इस एक प्रकार से ये बड़ा लाभ होता है हमारे लिए, एक बड़ा बेनिफिट होता है माइग्रेंट की वजह से, कि बाहर से जो हमारे पास पैसा आता है, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं, ये रेमिटेंस हमारे देश के
फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू को बढ़ाता है, फॉरेन एक्सचेंज के भंडार को बढ़ाता है। तो एक लाभ इसका ये होता है। अब 2002 के आंकड़े हैं हमारे 2002 के आंकड़े हैं हमारे पास, जिसमें भारत को इन रेमिटेंसेस की वजह से करीब 11 बिलियन यूएस डॉलर, और ये 11 बिलियन यूएस डॉलर को अगर हम भारतीय मुद्रा में समझें तो 110 खरब अमेरिकन डॉलर की प्राप्ति हुई। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है, ये है कितना बड़ा अमाउंट है, और बहुत हेल्प करता है ये भारत की इकोनॉमी को सुधारने के लिए ये चीज़ें। अब ये जो रेमिटेंसेस प्राप्त करने वाले स्टेट हैं, इसमें पंजाब, केरल, तमिलनाडु, ये स्टेट ज़्यादा रेमिटेंसेस प्राप्त करते हैं। और कैसे प्राप्त करते हैं, और क्योंकि ये रेमिटेंस कैसे प्रयोग होता है, तो बेसिकली फूड के लिए होता है, डेब्ट को क्लियर करने के लिए होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए होता है, मैरिज के लिए, चाइल्ड एजुकेशन, और एग्रीकल्चर यूजेस में आता है, हाउस मैन्युफैक्चरिंग में होता है। तो इन वजह से जो रेमिटेंसेस बाहर से आते हैं, तो यानी कि एक तरीके से धन जो बाहर से आता है भारत सरकार को प्राप्त होता है, तो वहाँ से एक्सचेंज करके फिर ये पैसा पहुँचा जाता है इनके लोकल लोगों तक। तो ये एक रिसोर्स होता है, और ये इस प्रकार से यहाँ पे खर्च होते हैं, और इस प्रकार से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो भरता है। हमारे पास फॉरेन मनी आते हैं, और हमारे फॉरेन जो रिजर्व हैं वो फुलफिल होते हैं। अब देखिए जो भारत के पिछड़े एरिया है, जो भारत का पिछड़ा जगह है, जैसे आप देख लीजिए, इसमें बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के रूरल एरियाज, तो इनकी पूरी जो एक तरीके से इकोनॉमिक नीड्स हैं, ये इन्हीं रेमिटेंसेस की वजह से चलती हैं। और इन्हीं वजहों से जो, अब इसको थोड़ा सा मैं अगर इजी शब्द में समझाऊं, तो आप देखिए लोकल एरियाज़ में आप देख लीजिए कि बहुत सारे लोग बाहर कमाने जाते हैं ना। आप पिछड़े एरिया में जाकर देख लीजिए, गाजीपुर का नाम मैं नहीं लूँगा, बार बार गाजीपुर का नाम लेता हूँ, और एरिया को ले लीजिए, आजमगढ़ ले लीजिए, और जो भी भदोही ले लीजिए, चंदौली ले लीजिए, इवन वाराणसी को भी ले लीजिए। चलिए, वाराणसी से भी लोग बाहर कमाने जाते हैं। वाराणसी सफिशिएंट नहीं रहेगा, आप इस देखिए जौनपुर एरिया को, क्योंकि वाराणसी में खुद लोग आते हैं मतलब काम करने के लिए। तो आप और जगहों को लीजिए, जौनपुर वगैरह में जाइए, जगहों पे जाइए, तो वहाँ से वो पैसे भेजते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी चलती है। कैसे चलती है? अब एक परिवार है, उसमें एक सारे के सारे लोग कृषि कर रहे हैं, तो अपने ज़रूरत की चीज़ों को पैदा कर ले रहे हैं, और इन चीज़ों को पैदा करने के बाद जैसे गेहूँ, चावल, सब्जी पैदा किए, खाए और जीवन बिता रहे हैं। लेकिन अगर उसमें से एक व्यक्ति निकल करके बाहर गया, वो वहाँ पे कृषि के अलावा कोई काम किया। अब कृषि से आपकी आय हो सकता है कि साल भर की अगर आय देखी जाए तो 50,000, 40,000 ऐसा हो रहा हो। लेकिन अगर वो व्यक्ति बाहर गया और महीने का ही 40-50,000 रुपये कमा रहा है, तो वो जब वो गांव पे वो पैसा भेजेगा, तो जो गांव पे उसका जो कच्चा मकान है, उस मकान को सबसे पहले पक्का किया जाएगा। पक्का करने के लिए गांव में से ईंट खरीदी जाएगी, सीमेंट खरीदी जाएगी, छड़ खरीदे जाएंगे। तो ये आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ा, यानी कि गांव की इकोनॉमी डेवलप्ड हुई। फिर गांव से ही अच्छे सामान खाने के लिए खरीदे जाएंगे। हो सकता है पराठा खाया जाए, रिफाइंड तेल यूज़ हो, अभी तक वो केवल चावल दाल खाते थे, रिफाइंड तेल यूज़ हो, तो गांव में रिफाइंड तेल की बिक्री शुरू हुई। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। अब ऐसे ही अगर 10 परिवार, 20 परिवार, 50 परिवार करना शुरू किए, तो आप समझिए कि उस गांव की अर्थव्यवस्था बढ़ गई, उस जिले की अर्थव्यवस्था बढ़ गई। तो यानी कि माइग्रेशन का ये पॉजिटिव वे है कि एक व्यक्ति प्रवास करके बाहर जाता है और वहाँ से कमा करके लाता है, तो उसके पैसे से न सिर्फ उसका परिवार बेनिफिट उठा रहा है, बल्कि उस रीजन के पूरे एरिया उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, और वहाँ की पूरी इकोनॉमी बढ़ रही है। तो आप समझिए कि पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ की इकोनॉमी ही ये माइग्रेंट्स चला रहे हैं। यानी कि वहाँ से जो माइग्रेंट पर्सन है वो मूव करके यहाँ से मूव करके बाहर गए, और वहाँ से जो पैसा भेजते हैं, उस पैसे के बिहाफ पे उन एरियाज की लोकल इकोनॉमीज चल रही हैं। तो एक तरीके से ये जीवनदायिनी का काम कर रहे हैं, एक तरीके से वहाँ के चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी को जिलाए हुए हैं।
तो आप ये देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे चीज़ों को। इसके साथ साथ एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है इसके साथ, कि ये जो अनियंत्रित यानी अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन है, ये सिटीज़ में बहुत भीड़ बढ़ा दिया। स्लम्स बन गए, स्लम्स यानी गंदी बस्तियाँ। अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन इन प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट किया है, सोशल प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया है। अब जैसे आप मुंबई का ही एक एग्जांपल देखिए कि लोग अनकंट्रोल होकर के वहाँ पे भागे, जिसकी वजह से रहने के लिए समस्या हो गई। और धारावी, मुंबई एशिया का सबसे बड़ा स्लम बन गया। धारावी का एरिया जो है वो एशिया स्लम मतलब गंदी बस्ती है, यानी कि लोग एक बुरे कंडीशन में रहते हैं। जैसा एक मैनरफुल रहने का बेस होना चाहिए ह्यूमंस के लिए, उस कंडीशंस में नहीं रहते हैं। तो ये एक प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट्स है इस माइग्रेशन का, क्योंकि माइग्रेशन की वजह से शहर बसे और वहाँ पे लोग गए, लेकिन उसके साथ साथ ये समस्याएं भी बननी शुरू हो गई कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बनने शुरू हो गए। वहाँ पे भीड़ बनने की वजह से स्लम्स बनना शुरू हो गए, सोशल प्रॉब्लम्स आए, क्राइम रेट ऊपर गए। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट्स भी आए। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।